वेलकम यू ऑल डियर व्यूअर्स। फिगर्स ऑफ स्पीच जो पोएम में पोएटिक इफ़ेक्ट के लिए यूज़ की जाती है, आइए हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। इस पोएम में कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई हैं ये हम देखने जा रहे हैं। पहली लाइन देखिए, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स। इस लाइन में फिगर्स ऑफ स्पीच एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन वो फिगर्स ऑफ स्पीच होती है जिसमें किसी लेटर के साउंड को रिपीट किया जाता है, कहते हैं। जैसे यहाँ पर बी, ब्रिंग्स का बी और बिगिनिंग्स का बी रिपीट हुआ है, तो ये मिसाल हुई एलिट्रेशन की। और इसी लाइन में दूसरी फिगर्स ऑफ स्पीच भी इस्तेमाल की गई हैं, जिसे फिगर्स ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती है? द डे इज़ शोइंग ह्यूमन क्वालिटी ऑफ ब्रिंगिंग न्यू बिगिनिंग्स। यानी कि डे जो दिन होता है उसको एक इंसानी खसूसियत के मुताबिक बयान किया गया है। यानी ह्यूमन क्वालिटी क्या होती है कि इंसान कोई भी काम खुद से करता है, लेकिन दिन बज़ाते ख़ुद कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी इस लाइन में शायरी ने ये ज़ाहिर किया है कि दिन जब आता है तो एक नई बिगिनिंग लेके आता है, नए चैलेंजेस लेकर आता है। इंसान की तरह वो भी एक काम कर रहा है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन है। याद रहे, एक लाइन में एक से ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच भी इस्तेमाल हो सकती हैं। दूसरी लाइन की फिगर्स ऑफ स्पीच हम देखने जा रहे हैं। डिसीज़न आई मस्ट मेक। डिसीज़न आई मस्ट मेक, तो इसमें लेटर एम के रिपीट होने से ये हो गया एलिट्रेशन। द साउंड ऑफ लेटर एम इज़ रिपीटेड फॉर पोएटिक इफ़ेक्ट। ये इन्वर्जन की भी मिसाल है। इन्वर्जन किसे कहते हैं? When the words of a line are in disorder, that is an example of inversion. Okay, यहाँ पर देखिए, word are in disorder for poetic effect. The correct order should be I must make decision. I must make decision. ये सही जुमले की तरतीब होगी। Okay, the next one, the road that I will take. Road that I will take. ये भी मिसाल किसकी होगी? एलिट्रेशन की। क्यों? क्योंकि द साउंड ऑफ लेटर्स, यानी कि साउंड कौन सा है? टी एच, द, दैट, द का साउंड रिपीट होने से ये एलिट्रेशन की एग्जाम्पल हो गई। ओके, मेटाफर इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई इस लाइन में। जैसे कि द डिसीजन इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड कॉल्ड टू रोड। यानी कि जो डिसीजन है वो डिसीजन वर्ड को बयान करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? रोड इंस्टेड ऑफ डिसीजन। यानी कि अगर हम कहना चाहें द डिसीजन दैट आई विल टेक, ऐसा कहने की बजाय द रोड दैट आई विल टेक ऐसा कहा गया है। तो इसकी वजह से ये मिसाल हो गई मेटाफर की। नेक्स्ट लाइन, और ट्रेवल डाउन द डार्कन रोड है, डी इज़ रिपीटेड। द साउंड ऑफ लेटर डी इज़ रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। ओके, लाइकवाइज मेटाफर भी है यहाँ पर इस्तेमाल की हुई। जैसे कि द पाथ ऑफ लाइफ विच लीड्स टू डिस्ट्रेस इज़ इनडायरेक्टली कंपेयर टू डार्कन रोड। यानी कि जो रास्ता हम इख्तियार कर रहे हैं जो कि हमें डिस्ट्रेस की तरफ ले जा रहा है, तो उसे डार्कन रोड कहा गया। यानी कि हमारा जो डिसीज़न है वो डाकन है। डाकन के लफ्ज़ी मायने बुराई के होते हैं, लेकिन यहाँ पर ईविल से मुराद लिया गया है। ख़राब रास्ता, बुरा रास्ता, बुरे डिसीजंस। जो हम बुरे डिसीजंस लेते हैं उसको वो हमें कहाँ ले आते हैं? डिस्ट्रेस की तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो ये मेटाफर की एग्जांपल हो गई। अगली मिसाल क्या है? प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड। यानी कि ए खुदाए ताला मेरी आँखें खोलिए। प्लीज़ ओपन अप माई आइज़। यहाँ पर कौन सी एग्जाम्पल इस्तेमाल की गई हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की? एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी क्या होती है? पोएट इज डायरेक्टली एड्रेसिंग टू गॉड हु इज़ नॉट प्रेजेंट देयर। यानी कि जब कोई हमारे सामने मौजूद नहीं होता है और हम उससे मुखातिब होते हैं, तो वो मिसाल होती है एपोस्ट्रॉफी की। ये खुदाए ताला जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, यहाँ पर शायर उनसे मुखातिब हो रहा है कि ए खुदा मेरी आँखें खोलो। तो डायरेक्टली गॉड से एड्रेस करने की सूरत में ये एपोस्ट्रॉफी, ये फिगर्स ऑफ स्पीच हुए। और इसी लाइन में इन्वर्जन का भी इस्तेमाल किया गया है। इन्वर्जन फिगर्स ऑफ स्पीच। क्यों? वर्ड्स आर इन डिसऑर्डर फॉर पोएटिक इफेक्ट। द करेक्ट ऑर्डर शुड बी
डियर लॉर्ड प्लीज़ ओपन अप माई आइज़। इसका सही तरतीब जुमले की क्या होनी चाहिए? डियर लॉर्ड प्लीज़ ओपन अप माई आइज़। लेकिन इसकी बजाय क्या हुआ? द सेंटेंस इज रिटन इन दिस वे, प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड। तो ये किसकी एग्जाम्पल हो गई? इन्वर्जन की। ओके, अगली लाइन देखने जा रहे हैं हम इस पोएम की। दैट आई माइट क्लियरली सी, दैट आई माइट क्लियरली सी। यहाँ पर कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई हैं? इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? इन अ सेंटेंस और इन द लाइन द वर्ड्स आर इन डिसऑर्डर फॉर पोएटिक इफेक्ट। पोएटिक इफेक्ट के लिए वर्ड डिसऑर्डर होते हैं, बेतरतीब होते हैं। द करेक्ट ऑर्डर शुड बी दैट आई माइट सी क्लियरली। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड को बेतरतीब लिखा गया है, सी जो कि क्लियरली से पहले आना चाहिए था, लेकिन ये क्लियरली के बाद आया है। क्यों आया है? पोएटिक इफेक्ट के लिए, रिदम बनाने के लिए, राइमिंग बनाने के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। यहाँ पर कौन सी एग्जाम्पल इस्तेमाल की गई हैं? एलिट्रेशन। ब्रिंग का बी और बेस्ट का भी बी। यहाँ साउंड ऑफ लेटर बी इज रिपीटेड फॉर द पोएटिक इफेक्ट। तो ये मिसाल हुई एलिट्रेशन की। अगली लाइन देखने जा रहे हैं हम। व्हेन द टेम्पटेशन कम्स माई वे, ये कौन सी एग्जाम्पल हो गई? पर्सोनिफिकेशन की। इससे पहले हमने पर्सोनिफिकेशन की एक और एग्जाम्पल देखी कि जैसे ह्यूमन क्वालिटी को किसी चीज़ में बयान किया जाना, जैसे दिन के अंदर बयान किया गया था कि दिन खुद लेकर आता है एक नई चैलेंजेस। इसी तरह यहाँ पे टेम्पटेशन बजाते खुद आ रहा है, कमिंग वंस वे। तो टेम्पटेशन, बुरी ख्वाहिश, बुरी लालच, वो क्या हो रही है? हमारे जहन में आ रही है। तो यहाँ पर ये टेम्पटेशन खुद से आ रहा है, इसलिए ये एग्जाम्पल हो गई पर्सोनिफिकेशन की। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। यहाँ पर एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। देखिए इस पोएम में एलिट्रेशन की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। ओके, यहाँ पर एफ, द साउंड ऑफ एफ इज रिपीटेड। फिट फॉर लाइफ, फिट फॉर, एफ साउंड का रिपीटेशन होने की वजह से ये एलिट्रेशन की एग्जाम्पल हो गई। ओके, नेक्स्ट वन, आई नो दैट आई विल सी, आई नो दैट आई विल सी। अब देखिए आई जो है, ये आई एक लेटर भी है और एक वर्ड भी है, लेकिन ये एक वर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आई नो, जैसे नो एक वर्ड है, दैट एक वर्ड है, विल एक वर्ड है, सी एक वर्ड है। इसी तरह लेटर आई भी वर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जब कोई वर्ड रिपीट हो, द वर्ड आई इज रिपीटेड टू मेंटेनिंग द रिदम ऑफ द पोएम, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन। जब वर्ड रिपीट हो तो वो रिपीटेशन हो गया है, जब कोई साउंड रिपीट हो तो वो एलिट्रेशन हो गया है। ओके, इसमें दोनों में बहुत फ़र्क है। अगली एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं हम। दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट। देखिए द लाइफ का एल, इज लिव्ड का एल, लाइफ और लिव्ड का एल रिपीट हुआ है, और इज और इट्स का आई रिपीट हुआ है, इसलिए भी ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन की। और आज की हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच की आखिरी मिसाल, विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। W, विथ का W और वॉकिंग का W इज रिपीटेड हियर फॉर द पोएटिक इफेक्ट, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। ओके, तो एलिट्रेशन तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे समझ में, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स यहाँ पर दी गई हैं एलिट्रेशन की, तो हमको एलिट्रेशन बहुत ज़्यादा समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। और इसी से मिलता जुलता है रिपीटिशन, जिसमें वर्ड रिपीट होता है, तो वो हो गया रिपीटेशन। और इसी तरह हमने आज पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी और इन्वर्जन भी देखा है। ओके, तो डू प्रैक्टिस एट होम ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर ये बहुत ही आसान है लर्निंग के लिए। और अब हम देखने जा रहे हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, मरकज़ी ख्याल। ठीक है, चलिए। इन दिस पोएम अ टीनेजर विशेस गॉड टू हेल्प हिम और हर इन हिज हर टीनेज and wishes to lead a good life with him by his side, his or her side, at every moment of life, free of evils and temptation to have a good and healthy life। यानी इस नज़्म में एक टीनेजर खुदा ताला से दुआ कर रहा है कि वो अब
इस नौखेस उम्र में, इस लड़कपन की उम्र में उसकी मदद करे, उसको सही रास्ता दिखाए, उसके साथ रहे और हर लम्हा उसकी मदद करे ताकि वो तमाम बुराइयों से, तमाम टेम्पटेशंस, बुरे ख्यालात से, लालच से दूर रहे और एक हेल्दी लाइफ और एक अच्छी लाइफ गुजार सके। ओके, राइमिंग स्कीम हम देखने जा रहे हैं। राइमिंग स्कीम क्या होता है? द राइमिंग स्कीम इज फॉर्म्ड यूजिंग लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन गिविंग सेम साउंड फॉर म्यूजिकल इफेक्ट एंड रिदम। यानी कि राइमिंग स्कीम या राइमिंग वर्ड क्या होते हैं? हर लाइन के जो लास्ट वर्ड होते हैं एक पोएटिक इफ़ेक्ट के लिए, म्यूज़िकल इफ़ेक्ट के लिए, राइम बनाने के लिए, रिदम बनाने के लिए जब उनको तरतीब दी जाती है, जब सेम साउंड्स किसी वर्ड्स के आते हैं, हालांकि वो वर्ड्स अलग होते हैं, उनके मीनिंग्स अलग होते हैं, लेकिन प्रोनंसिएशन में वो सेम होते हैं, किसी तरह एक म्यूज़िकल इफ़ेक्ट देते हैं, इसलिए उन्हें राइमिंग स्कीम कहा जाता है। तो राइमिंग स्कीम क्या होता है? चलिए देखते हैं राइम स्कीम। इस पोएम में 5 स्टैंजाज हैं, जिसमें से हम एक स्टैंजा की एग्जाम्पल लेंगे और बाकी की 4 आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, चलिए सो देखते हैं। पहली लाइन में देखिए, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स। तो ये एक लाइन है और इसका आखिरी वर्ड क्या है? बिगिनिंग्स। ओके, जिसको हमने नाम दिए हैं ए। हम अभी फ़िलहाल इनको समझने के लिए एक नाम दे रहे हैं, एक टाइटल दे रहे हैं। बिगिनिंग्स के लिए हमने क्या नाम रखा है? ए। ओके, दूसरी लाइन देखिए, डिसीजन आई मस्ट मेक। तो दूसरी लाइन का आखिरी वर्ड क्या है? मेक। ओके, तो बिगिनिंग और मेक दोनों साउंड सेम आ रहे हैं क्या? नहीं, दोनों के मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं। बिगिनिंग्स, मेक, तो दोनों की अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं, इसलिए हमने मेक को नाम दिया मेक पी। ओके, चलिए तीसरी लाइन देखते हैं, आई एम द ओनली वन टू चूज़। इसका आखिरी वर्ड क्या है? चूज़। ओके, तो इसकी साउंड बिगिनिंग से मिल रही है क्या? बिगिनिंग, चूज़ नहीं मिल रही है। ओके, मेक से हम मेक से मैच करके देखते हैं। मेक, चूज़ नहीं, ये ना बिगिनिंग से मैच कर रहा है ना मेक से मैच कर रहा है, इसलिए हमने इसको नाम दिया सी। ओके, चलिए चौथी लाइन देखते हैं हम स्टैंजा की। चौथी लाइन में पोएट क्या कह रहे हैं? द रोड दैट आई विल टेक। इसका लास्ट वर्ड क्या है? टेक। अब टेक का साउंड किससे मैच कर रहा है? बिगिनिंग से मैच कर रहा है क्या? नहीं, बिगिनिंग टेक नहीं मैच कर रहा है, लेकिन दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड से मैच कर रहा है क्या? देखते हैं, चलिए। टेक मेक साउंड मैच कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? बी। क्यों? क्योंकि हमने मेक को बी नाम दिया था और इसका साउंड मैच करने की वजह से हमने टेक को भी बी नाम दिया है। इसलिए ये एक स्कीम, एक पैटर्न बनता है। देखिए, बिगिनिंग को हमने दिया ए, मेक को दिया बी, चूज़ को दिया सी और टेक को मेक की वजह से बी दिया। तो ये क्या हो गया? लास्ट लेटर्स को हम अब क्या करेंगे? देखेंगे, ए बी सी बी। तो राइमिंग स्कीम क्या बन रही है? ए बी सी बी। ओके, क्यों? द सेम कलर वर्ड शोज द सेम साउंड। सेम कलर वर्ड्स सेम साउंड शो कर रहे हैं और इनका एक जो पैटर्न बन रहा है ये स्कीम कहलाता है, जिसे हम राइमिंग स्कीम कहते हैं। हालांकि मेक एक अलग वर्ड है, इसकी अलग मीनिंग है। टेक एक अलग वर्ड है, इसके एक अलग मीनिंग है। ठीक है, इनकी आवाज़ सेम होने की वजह से ये क्या हो गई? एक स्कीम बन गई, सेम साउंड हो गया। मेक टेक राइमिंग वर्ड, राइमिंग पेयर हो गया है और ए बी सी बी राइमिंग स्कीम बन गई है। ओके, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब। ओके, do take care of your health. Have a good day. Thank you very much.